सो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनको मैं समझा दूंगा कैसे आप लोग कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इसके अलावा यार एम्पियर सर्किटल लॉ भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। मैं फटाफट से आपको इंपॉर्टेंट करा देता हूं। ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहां से 2 नंबर क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए, पहला आपके पास क्वेश्चन जो था उसको तो आप लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक 2 नंबर का क्वेश्चन उसको करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे यहां पे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व in vacuum or air is equals to mu naught times the total current I threading through the area bounded by the curve। इस प्रकार से डेफिनेशन याद करेंगे और साथ में ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे। फॉर्मूला याद करोगे डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपसे। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं क्वेश्चंस को हैकर सीरीज के अंदर, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को लगाने हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर लो, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है भैया इस तरीके से आप याद करके चलो। नेक्स्ट हमारे पास है बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका बायो-सेवर्ट लॉ भी बन जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ में आप लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे जो कि इसको देख देख के आप लिख सकते हैं। डीबी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीबी लाइन एलिमेंट डीएल, जैसे हमारा पास ये वायर है तो वायर का एक छोटा सा हिस्सा हम काटेंगे, लाइन एलिमेंट डीएल जिसको बोलते हैं। लेंथ हमारे पास एल है तो छोटा सा हिस्सा डीएल हो जाएगा। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। थीटा क्या है भैया यहाँ पे? तो थीटा हमारे पास है एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द एलिमेंट। ठीक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारे पास आर हो जाएगी। और आर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे और इनवर्स में रख दोगे तो उसके भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। बोलना चाहो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लोगे, ये चीज बनाना बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलो, और क्या याद करोगे? 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ के चले जाना चाहो तो। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा छोड़ो इसको। लोरेंज फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेंज फोर्स, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। अच्छा भैया, F इजिकल्स टू होता है हमारे पास QE। ठीक है, लेकिन इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये होता है QV क्रॉस B। ठीक है, ये तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। आई बात समझ में? मोर देन सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने करा दिए। कुछ और क्वेश्चंस आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, कंप्लीट सॉल्व कराया मैंने, लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉप 3 क्वेश्चन, टॉप 4 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलो, बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आया। इसके अलावा मैं आपको 2 डेरिवेशन करा देता हूँ, एक ये वाला एक ये वाला। हो जाएगा फिर काम। ये वाला कौन सा है? टू पैरेलल, हाँ, करंट वाला। ओके ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे पीडीएफ में, डेरिवेशन आपको कराता हूं फटाफट से। ये वाला डेरिवेशन करके चले जाना। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट डायग्राम और साथ में लास्ट एक्सप्रेशन ये तो पढ़ के जाना। ठीक है, छोड़ना मत इसको यार, छोड़ना मत प्लीज। देखो, derive an magnetic field intensity at a point located on the axis of a circular current carrying coil। हमारे पास ये करंट कैरिंग कोइल है, इसके एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस बनेगा। सर्कल से देखो, ऐसे आपके पास एक कोइल है, उसका एक सेंटर ले लो, ऐसे आपकी तरफ ले लो या मेरी तरफ ले लो, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग बोल सकते हो इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, तो ये जो हमारे पास कोइल है, कोइल का एक छोटा सा एरिया हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं। इस एरिया की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से ले लीजिए, यहां की वजह से ये सी बनेगी। अब हमारे पास
यहां से यूं जा रही है और यहां से यूं जा रही है। आप सभी जानते हो अगर हम लोग डीबी बोले तो डीबी जो वेक्टर फॉर्म में है, जो भी वेक्टर फॉर्म में होते हैं उसके दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक साइन फॉर्म में, साइन थीटा के फॉर्म में, और एक कोस थीटा के फॉर्म में। अच्छा भैया, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो इधर आएगा कौन सा, ये हमारे पास मान लो फाई है या फिर थीटा है, जो भी आप बोलना चाहो, ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा एंगल होगा और ये एंगल भी मेरे पास थीटा एंगल होगा। ठीक है, अगर ये वाला कंपोनेंट में लूंगा तो थीटा वाला हमेशा होता है कोस फाई या फिर कोस थीटा वाला एंगल, तो ये डीबी कोस फाई वाला कंपोनेंट मेरा बनेगा। इधर का जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा, दो अलग अलग कंपोनेंट बने। उसी प्रकार से आपने यहां पे लाइन एलिमेंट काटा था, उसकी वजह से मेरे पास जो बनेगा डीबी कोस फाई और इधर बनेगा डीबी साइन फाई। समझ लो, डीबी कोस फाई, डीबी साइन फाई, ये डीबी कोस फाई और यहां पे बन जाएगा डीबी साइन फाई बोल दो, थीटा बोल दो, जो भी यहाँ पे आप लोग लेना चाहो एंगल वो ले सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना। ऐसे करके आप लोग जितने भी लाइन एलिमेंट काटोगे, जितने भी लाइन एलिमेंट काटोगे, हमेशा दो दो कंपोनेंट में टूटेंगे, डीबी कोस फाई, डीबी साइन फाई, डीबी कोस फाई, डीबी साइन फाई। तो आप लोग देखोगे कि हमेशा डीबी कोस फाई और इधर भी डीबी कोस फाई, तो ये आप एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो कंपोनेंट जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो डीबी साइन साइन फाई वाला कंपोनेंट रहेगा। यही कंपोनेंट हमें ऐड करना है, बाकी कोई सा कंपोनेंट हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस ले लेना, इसको आर मान लो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट कर लोगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा डायग्राम का। लास्ट एक्सप्रेशन में बता रहा हूं आपको, ये याद कर लेना, लास्ट एक्सप्रेशन ये याद करके चले जाना भैया यार प्लीज, ये वाला एक्सप्रेशन याद करके चले जाना। ठीक है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको आप लोग अच्छे से लिख लो और याद कर लो। ओके, याद कर लोगे। अब मैं थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट को ऐड करेंगे, वो है साइन थीटा वाला, डीबी साइन थीटा। इसको ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर, साइन थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, उसके बाद और क्या चीजें हैं, अब हमारे पास जो आर है, आर ये दूरी है, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, इस फॉर्म में ब्रेक करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे आप लोग। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आर को हमें हटाना है क्योंकि आर एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसे। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे आपने लिखा, कहाँ गया भैया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू हम लोग पुट डाउन करेंगे, आर की वैल्यू पुट डाउन करेंगे। पहले तो आप लोग सिंपल सिंपल लिख लेना, साइन थीटा को भी आप लोग ए बाय आर के फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है पी एच, साइन थीटा होता है पीएच, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो जो चीजें हमारे पास दे रखी है, आर हमारे पास हो गया, साइन थीटा हो गया, इनकी वैल्यूज आप लोग पुट डाउन करोगे तो लास्ट में आपका इक्वेशन ये वाला आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि यहां से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, बस डीएल बाहर नहीं निकलेगा। डीएल क्या है, डीएल हमारे पास छोटा सा लाइन एलिमेंट था, अगर आप पूरा इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई ए आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ए मान रखा है, यहाँ से आर की जगह पे ए मान रखा है इसको, तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, तो आप लोग 2 पाई ए पुट करोगे यहाँ पे। ओके, बाकी अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो भैया ये एक्सप्रेशन याद करके चले जाना और ये वाला डायग्राम याद करके चले जाना। चलो फटाफट से कराता हूं मैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो एंड टाइम पर देख रहे हैं उनको, उनके लिए एक सेकंड, एक मिनट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर ऑन इट्स बेसिस। चलो भैया फटाफट से मैं आपको करा देता हूं इसको भी। ये वाला देखो इसको जल्दी से, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर ऑन इट्स बेसिस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, पकड़ना कैसे क्वेश्चन को, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो एक कंडक्टर मेरे पास ये है, एक कंडक्टर ये, मतलब वायर मेरे पास है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, करंट करंट यहाँ पे दौड़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी B2 बोल दो, इसकी B1 बोल दो। यहाँ पे हमने दोनों की B2 बोल रखी है, आप लोग चाहो तो इसको B1 बोल दो, इसको B2 बोल दो। ठीक है, B1 B2 आप लोग बोल सकते हो इसे। ठीक है, फोर्स की बात करें तो इसके फोर्स एक पे लगेगा दूसरे की वजह से, दूसरे पे लगेगा पहले की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगी, इसको इसके अफेक्ट करेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। डायग्राम आप लोग बना सकते हो, जैसा आपको डायग्राम बना के आना है, 2 वायर चला देना, दोनों वायर पैरेलल होंगे, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ध्यान रखना, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, ऐसे मत कर देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। उससे पहले आप लोग ये देखो, करंट इन फर्स्ट कंडक्टर I1 माना है हमने, करंट इन सेकंड कंडक्टर I2 माना है, डिस्टेंस दोनों के बीच की R हमने मान रखी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कंसीडर्ड L, दोनों की लेंथ हमने L मान रखी है, दोनों की लेंथ सेम है।
अच्छा भैया, उसके बाद क्या, अभी हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग एक कंडक्टर की वजह से बात करें, एक कंडक्टर की वजह से बात करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगी, वो आती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। अब अगर मेरे पास B1 आ गया, B1 मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसकी वजह से मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B1। ठीक है, B1, ये B2 दोनों जगह लिख दिया, लेकिन आपको B1 लिखना है एक ही जगह पे। अगर मेरे पास B1 आ रही है तो मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर इसके ऊपर फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें, द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ द सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, बिल 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 में क्या है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, आई हमारे पास करंट, एल हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अच्छा भैया, तो बी तो हमारे पास पता है, ये बी हो गया। करंट किसका, करंट आपको सेकंड का लेना है, क्योंकि सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन सेकंड बाय 1, फोर्स ऑन सेकंड बाय 1। तो आपको बस सिंपल सा काम ये करना है कि बी की वैल्यू आप लोग 1 वाली पुट कर दोगे। ठीक है, जिसमें करंट 1 दौड़ रहा है, उस कंडक्टर की वैल्यू आप लोग यहां पे पुट करोगे, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर एल। इस फॉर्मूले को आप लोग रट लेना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछा जाएगा, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे आपको इस फॉर्मूला के बेस पर। इसको अच्छे से याद करना बेटा, कोई भी छोड़ना मत इसको प्लीज। ये वाला आप लोग एक्सप्रेशन याद करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, कर लोगे यार, मुझे पता है। अब इसी के बेसिस पे आप लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, कि अगर मैं बोलूं कि I1 I2 को मैं 1 मान लेता हूं, 1 एम्पियर मान लेता हूं, इसके अलावा रेडियस में मान लेता हूं 1 मीटर की, तो F बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई। और म्यू नॉट बाय 2 पाई कितना होता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व कराए, ये फॉर्मूला हमने बहुत यूज किया है, तो बस ये आपको याद रखना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब ये जो रहेगा ना, इसी के बेसिस पे आप लोग लिख सकते हो, बहुत सिंपल है कि भैया करंट 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लो थ्रू टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया। नेग्लिजिबल बोले तो एरिया हमारे पास बहुत छोटा होगा, प्लेस्ड ऑन 1 मीटर अपार्ट, उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, और करंट कितना एम्पियर का फ्लो जाएगा वहां पे, 1 एम्पियर का होगा। कब होगा, जब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी भैया, 1 एम्पियर होगी, और एरिया कैसा होगा, एरिया बोलोगे नेग्लिजिबल एरिया होगा, तो उस टाइम पर जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर का होगा, और उस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, वो लग रही होगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन पर मीटर बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, इतना करते चलो यार। ये जो चैप्टर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर से थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं इस चैप्टर के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेस्ड ऑन 4 प्रॉपर्टीज। चलो इसको करते हैं। अच्छा, टॉपर बच्चे 95 लाना जिनको, वो एक बार इसको देख लो, इसको देख लो फटाफट से, बाकी जिनको पास होना है वो छोड़ो इसको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को करना है, ये सभी को करना है। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक से क्या समझते हो। डायमैग्नेटिक अगर आप लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में रखोगे तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, लेकिन वीकली रिपल करेंगे। पैरामैग्नेटिक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट को, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेंगे, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो स्मॉल और नेगेटिव होती है, जो अट्रैक्ट करता है उसकी पॉजिटिव होती है, लेकिन इसकी स्मॉल होगी। ये भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो वेरी हाई होगी और पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, इसकी लेस होगी, लेस देन 1 होगी, इसकी स्लाइडली मोर देन 1 होगी, इसकी वेरी हाई होगी। एग्जांपल याद करें तो बिस्मथ कॉपर वाटर हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन इसका हो जाएगा, आयरन निकल कोबाल्ट इसका हो जाएगा। चलो, इस प्रकार से टॉप 3 क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होती है भैया, राइट एनी 4 और 6 ऑफ देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा भैया, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। मैं एक ही बार में आपको सारे याद करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो ऐसा करंट जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होता है।
चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। ठीक है, कांस्टेंट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। ये आप लोग याद करेंगे सिंपल सी भाषा में। उसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे सोर्स पढ़ सकते हो, 2 यूजेस ऑफ एक्सरे, एक्सरे के 2 यूज पढ़ सकते हो। अगर बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पे हम एक्सरे कराते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में भी हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। ओके, ये यूज है, पढ़ लेना। गामा की बात करें, गामा इसके 2 सोर्सेज की बात करें तो रेडियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इसका यूज किया जाता है। बेसिक सोर्स एंड यूजेस की बात करें तो यूजेस का जाएगा, रेडियोथेरेपी में इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। स्टेरिलाइज ऑफ फूड आइटम्स को क्लीन करने के लिए या फिर उसको प्योर करने के लिए या फिर उसको बोल सकते हो जर्म्स वगैरह से फ्री करने के लिए यूज किया जाता है किसका, गामा रे का। उसके अलावा कहां से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हो तो न्यूक्लियर डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से आप लोग गामा रे को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। लेकिन सोर्स आप लोगों को मैं याद ऐसे ही करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मैं कराता हूं उसको भी। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग इस प्रकार समझेंगे कि मान लो यहीं पे समझाता हूं आपको मैं। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से चल रही है लाल कलर की मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर वो इस प्रकार से चल रही है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो क्या होगा अगर ऐसी चीजें हो रही है तो मेरे पास जो मेरे पास ईएमडब्ल्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसका प्रोपोगेशन कैसे होगा, उसका प्रोपोगेशन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर इसका प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, इसका प्रोपोगेशन कैसा होगा, प्रोपोगेशन बोले तो चलना, एक तरीके से कैसे चलेगी वो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और मैं आपके सामने सामने चलूंगा। ठीक है, ये चीजें होती है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा फटाफट से आ जाओ, फटाफट से यहां पे आ जाओ, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से याद करोगे आप लोग सब इस टेबल को। इस टेबल में मैंने क्या क्या चीजें दे रखी वो देखो, यहां पे हमारी सारी वेव्स हैं। गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ऐसे याद कर लो। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनको आपसे पूछा जा सकता है कि इनको इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करो, तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको अरेंज कर देना ये ऑर्डर में। ओके, उसके बाद आपसे बोला जा सकता है कि इनके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो आपको आना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, तो हाँ भैया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा की, और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक डिफरेंस होता है, मतलब रिलेशनशिप भी बोल सकते हो आप लोग, और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा, वेवलेंथ उसकी सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। चलो ठीक है, और क्या याद करना है भैया, और आपको ये चीजें याद करनी है, इनका मेन सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ के चले जाना तो ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएंगे, साथ में आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपसे बनने लगेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के लिए।